जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस जिले से हो कमेंट जरूर करें। झारखंड में बारिश का कहर, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। इस दिन से मौसम साफ होने की उम्मीद। झारखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अच्छी खबर यह है कि 5 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार और हजारीबाग में अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा रांची, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा और देवघर में भी बारिश का अनुमान है। 5 अक्टूबर से राहत की उम्मीद। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में इसके कमजोर होने की उम्मीद है, जिसके बाद 5 अक्टूबर से मौसम साफ हो सकता है। पिछले 24 घंटों में बारिश का हाल। पिछले 24 घंटों में धनबाद में सबसे ज्यादा 73.2 मिलीमीटर बारिश हुई। जामताड़ा में 70 मिलीमीटर, पूर्वी सिंहभूम में 53.4 मिलीमीटर, बोकारो में 37.6 मिलीमीटर, गिरिडीह में 34 मिलीमीटर और रांची में 21.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सामान्य से 3 गुना ज्यादा बारिश मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 3 अक्टूबर तक झारखंड में 46 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 11.7 मिलीमीटर से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह बारिश पोस्ट मानसून की श्रेणी में आती है। तापमान में बदलाव। अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि इसके बाद अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार को रांची का तापमान 25.2 डिग्री और गोड्डा का सबसे ज्यादा 30 डिग्री दर्ज किया गया। कुर्मी की 61 मांग के विरोध में आदिवासी समाज एकजुट। 31 अक्टूबर को बुंडू में आक्रोश रैली। जादू अखड़ा भवन द्यूढ़ी में ललिन सिंह मुंडा बांडोवा की अध्यक्षता में आदिवासी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसका संचालन सिदाम सिंह मुंडा ने किया। इस बैठक में लोहरा समाज, पुराण समाज, मुंडा समाज, पात्र मुंडा समाज सहित कई सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 61 मांग के विरोध में व्यापक आंदोलन की रणनीति। बैठक में कहा गया कि कुर्मी कुड़मी महतो समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने की गैर न्यायिक मांग का विरोध किया जाएगा और इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 31 अक्टूबर 2025 को बुंडू में विशाल आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। कल की बैठक में विस्तृत रणनीति व कार्यनीति पर होगा विचार। इससे पहले 28 सितंबर को 5 परगना आदिवासी समाज, झारखंड मुंडा समाज, आदिवासी सेवा संस्था, आदिवासी छात्र संघ और 5 परगना छात्र संघ के संयुक्त तत्वावधान में हुई बैठक में भी सभी समाजों ने संयोजक मंडली बनाकर आंदोलन को संगठित करने का निर्णय लिया था। बैठक में तय किया गया कि संयोजक मंडली की अगली बैठक 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आदिवासी भवन ताऊ में होगी, जहां विस्तृत रणनीति और कार्यनीति पर विचार किया जाएगा। सबसे कम उम्र की मुखिया सपना कुमारी लापता, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड की पलिहारी गुरुडीह पंचायत की सबसे कम उम्र की मुखिया सपना कुमारी 26 वर्ष पिछले 2 दिनों से लापता हैं। उनके गायब होने से परिवार चिंतित है और इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या हुआ? मिली जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सपना कुमारी घर लौटी। दोपहर में वे फिर से घर से निकलीं, लेकिन इसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पति ने दर्ज कराई शिकायत। सपना के पति आशीष कुमार ने गोमिया थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस से जल्द खोजबीन की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। इलाके में हड़कंप। सपना के लापता होने की खबर से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। पंचायत की युवा और सक्रिय मुखिया के गायब होने से ग्रामीणों में चिंता है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। दुर्गा पूजा विसर्जन में चाकूबाजी।
7 युवक जख्मी। चाईबासा जिले के चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। हरिजन बस्ती के पंडाल के विसर्जन जुलूस में शामिल 7 युवकों पर करीब 15 हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि जख्मियों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के समीप विसर्जन जुलूस के दौरान हमलावरों ने अचानक हमला बोल दिया। उन्होंने युवकों के शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से वार किए, जिससे अफरा तफरी मच गई। जख्मियों में ध्रुव मुखी, गोविंदा मुखी, दिनेश मुखी, रिक्की मुखी, अतुल मुखी, अमन मुखी और अजय मुखी शामिल हैं। इनमें रिक्की मुखी की स्थिति सबसे नाजुक है। सभी का इलाज चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में चल रहा है। वारदात की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि घटना के 12 घंटे बीत जाने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद हरिजन बस्ती में गुस्सा फैल गया है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग रेलवे अस्पताल पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को शांत रहने और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। थाने के पास हुई इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व महालेखाकार और कांग्रेस नेता बेंजामिन लकड़ा का निधन, रांची में ली अंतिम सांस। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व महालेखाकार बेंजामिन लकड़ा का शनिवार अहले सुबह निधन हो गया। वे रांची के सेंटेविटा हॉस्पिटल में इलाजरत थे। उनके आकस्मिक निधन से कांग्रेस परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस में सक्रिय भूमिका बेंजामिन लकड़ा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्व महालेखाकार के रूप में उनकी विशेषज्ञता पार्टी के वित्तीय मामलों में उपयोगी रही। झारखंड के आदिवासी समुदाय से आने वाले लकड़ा ने युवाओं और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर हमेशा आवाज बुलंद की। झारखंड के 7 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रवि कुमार ने 7 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इन दलों को अपने अस्तित्व और कार्यप्रणाली से जुड़े शपथ पत्र व साक्ष्य जमा करने को कहा गया है। किन दलों को नोटिस प्राप्त करने वाले दल हैं: झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी रांची, झारखंड पार्टी सेक्युलर रांची, लोक जन विकास मोर्चा रांची, राष्ट्रीय देशज पार्टी रांची, राष्ट्रीय संघाइल पार्टी रांची, झारखंड पीपल्स पार्टी, पूर्वी सिंहभूम, राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा चतरा। इन दलों ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 के वार्षिक अंकेक्षित खाते समय पर आयोग को नहीं सौंपे। साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने के बावजूद व्यय विवरणी समय पर विधानसभा के 75 दिन और लोकसभा के 90 दिन के भीतर जमा नहीं की। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन में आता है। दलों को 9 अक्टूबर तक शपथ पत्र के साथ अपना पक्ष लिखित में देना होगा। इसके बाद 16 अक्टूबर को रांची के सीईओ कार्यालय में सुनवाई होगी। यदि कोई दल जवाब नहीं देता तो उसे निष्क्रिय मानकर आयोग को सूचित किया जाएगा। बोकारो के दुंदीबाग बाजार में भीषण आग, 7 दुकानें जलीं, लाखों का नुकसान। झारखंड के बोकारो जिले के दुंदीबाग बाजार में शनिवार को भीषण आग लगने से 7 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग में रुई, अलमारी, प्लास्टिक और अन्य सामान जल गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग की है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। राहुल गांधी केस में फैसला टला, अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित
एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में भाजपा नेता अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया है। इस पर अदालत को 4 अक्टूबर को फैसला सुनाना था, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली तारीख 9 अक्टूबर 2025 तय की गई है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि इस आवेदन पर 22 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थीं और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस समर्थकों की निगाहें अब अदालत के फैसले पर टिकी हैं। अगर अदालत राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे देती है तो वे अपने संसदीय और राजनीतिक कार्यक्रमों में बिना किसी बाधा के शामिल हो सकेंगे। वहीं यदि आवेदन खारिज होता है तो उन्हें आगामी सभी सुनवाइयों में अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार व्यस्त रहते हैं। ऐसे में यह फैसला उनके कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों पर असर डाल सकता है। मुंशी पद पर आईआरबी जैप जवानों की तैनाती पर विवाद, एडीजी प्रिया दुबे ने आदेश रद्द करने की मांग की। झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के विभिन्न थानों में मुंशी के पद पर आईआरबी, जैप और एसआईआरबी आस्ट के जवानों की तैनाती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जैप की एडीजी प्रिया दुबे कौर ने इस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे नियमों के विपरीत और अनुपालन योग्य नहीं बताया है। एडीजी प्रिया दुबे पौन ने डीआईजी कार्मिक चांद को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि थानों में मुंशी के पद पर हालिड आईआरबी, जैप और एसआईआरबी डोस्कन के जवानों की पोस्टिंग नियम विरुद्ध है, क्योंकि इस पर न तो स्थानांतरण समिति टानन की अनुमति ली गई है और न ही उनकी सहमति। उन्होंने यह भी कहा कि मुंशी पदस्थापन का अधिकार संबंधित जिलों के एएसपी टान को होता है, पुलिस मुख्यालय को नहीं। 25 सितंबर 2025 कांड को पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर श्री 212 जवानों को विभिन्न जिलों में मुंशी के रूप में पदस्थ किया था। इससे पहले ठीडन 3 जुलाई और कान 23 जुलाई ठान को सीआईडी डीजी टांट के स्तर से 89 महिला पुलिसकर्मियों टांपॉन को महिला थानों में भेजा गया था, लेकिन इन आदेशों की जानकारी भी एडीजी जयपानखौर को नहीं दी गई थी। अपने पत्र में एडीजी दुबे प्वान ने लिखा कि पुलिस मुख्यालय का यह निर्णय स्थापित प्रक्रिया के विपरीत है। उन्होंने कहा कि आईआरबी अंश के जवान नक्सल विरोधी अभियानों और आर्म्ड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित होते हैं, जबकि थानों में कार्यरत मुंशी का काम अपराध नियंत्रण और दस्तावेजी कार्यों से जुड़ा होता है। ऐसे में इन जवानों को थानों में तैनात करना न तो तर्कसंगत है और न ही व्यावहारिक। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 28 जनवरी 2025 को गठित बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान है, लेकिन इस आदेश में न तो बोर्ड की अनुशंसा शामिल है और न ही जैप एडीजी खान की मंजूरी। एडीजी प्रिया दुबे पान ने मांग की है कि इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि इसका पालन न तो संभव है और न ही नियम संगत। गिरिडीह में मवेशी चोरी की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने 2 चोरों को पकड़ा। गिरिडीह झारखंड के गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के हरलाडीह गांव में ग्रामीणों ने मवेशी चोरी की कोशिश को नाकाम कर दिया। शुक्रवार देर रात 2 युवक मवेशी चुराने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीणों को देर रात गांव में संदिग्ध गतिविधियां दिखीं। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि 2 युवक एक कार में मवेशी लादने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई कर दी। कार की तलाशी में चोरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सियां और उपकरण बरामद हुए। सूचना मिलते ही पीरटांड थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ से दोनों आरोपियों को छुड़ाकर थाने ले गई। थाना प्रभारी दीपेश शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की तत्परता से बड़ी घटना टल गई। हाल के दिनों में इलाके में मवेशी चोरी की घटनाएं बढ़ी थीं, जिससे लोग नाराज थे। घटना के बाद शनिवार सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया।
उनका आरोप था कि पुलिस की गश्त कमजोर होने के कारण चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने नियमित गश्त और कठोर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया और स्थिति सामान्य हो गई। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट। रांची में 30 नवंबर को भारत साउथ अफ्रीका मुकाबला। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय वनडे मुकाबला होने जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर 2025 को यहीं खेला जाएगा। यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार रांची में वनडे मैच होगा। उस समय भारत ने इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। रांची को मिल सकता है एक और अंतर्राष्ट्रीय मैच। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA के एक अधिकारी ने बताया कि जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड टीम भारत दौरे पर आएगी। ऐसे में रांची को उस सीरीज में भी एक मैच मिलने की संभावना है। JSCA स्टेडियम का वनडे रिकॉर्ड। अब तक इस स्टेडियम में कुल 6 वनडे मैच खेले गए हैं। इनमें भारत ने 3 मैच जीते, 2 हारे, जबकि 1 मैच रद्द हुआ। इसके अलावा यहां 3 टेस्ट मैच और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी खेले जा चुके हैं। महिला क्रिकेट में भी इस मैदान ने 3 वनडे और 3 T20 मैचों की मेजबानी की है। भारत साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा कार्यक्रम। इस दौरे में टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों के मैच खेले जाएंगे। टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट दिल्ली, दूसरा टेस्ट गुवाहाटी। वनडे सीरीज। पहला वनडे 30 नवंबर रांची, दूसरा वनडे 3 दिसंबर रायपुर, तीसरा वनडे 6 दिसंबर विशाखापट्टनम। पलामू में शांतिपूर्ण रहा दशहरा पर्व। प्रशासन और पुलिस रही चौकस। जिले में दशहरा पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। पुलिस अधीक्षक रीश्मा रमेशन के नेतृत्व में जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। दुर्गा पूजा के दौरान हर प्रखंड में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। सप्तमी के बाद लगने वाली भीड़ के मद्देनजर मौके पर दंडाधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया था। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद विसर्जन के दौरान भी विभिन्न स्थलों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। इस दौरान मुख्यालय के कोयल नदी तट पर भी निगरानी रखी गई। पुलिस की निगरानी में विभिन्न घाटों पर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। प्रतिमा का विसर्जन गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन हुआ। जिला मुख्यालय में करीब 40, जबकि पूरे पलामू में 500 से अधिक स्थानों पर प्रतिमा स्थापित की गई थी। दरअसल मुहर्रम के दौरान पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे कला गांव में जुलूस मार्ग को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। इसमें दोनों ओर से करीब दर्जन भर लोग घायल हुए थे। 7 दिन के बाद घायल गुलबास अंसारी नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना के बाद कई दिनों तक पूरे इलाके का माहौल तनावपूर्ण रहा था। इसके मद्देनजर इस बार पुलिस प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती। प्रशासन ने दशहरा पर्व पर कोई जोखिम नहीं उठाया और जिले भर में कड़ी निगरानी रखी। पाटन थाना प्रभारी शशि कुमार पांडेय ने बताया कि एसपी के निर्देश पर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। विसर्जन के दौरान भी अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई और हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी गई। किसान ऋण माफी योजना। 16 जिलों में EKYC टारगेट पूरा नहीं, 1,57,000 अब भी वंचित। किसान ऋण माफी योजना के तहत 16 जिलों में किसानों के EKYC करने का टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6,14,586 किसानों का EKYC करने का टारगेट रखा गया था। इसके विरुद्ध अब तक 4,56,762 किसानों का ही EKYC हुआ है। 1,57,824 किसानों का EKYC नहीं हो पाया है। रांची सहित 8 जिलों में टारगेट पूरा। रांची सहित 8 जिलों में ही EKYC का टारगेट पूरा हो पाया है। इसमें चतरा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, पलामू, रांची, सरायकेला खरसांवा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। वहीं रामगढ़ में सबसे अधिक 36,605 किसानों का EKYC नहीं हो पाया है। दूसरे नंबर में धनबाद में 34,654 किसानों का EKYC नहीं हो पाया है। ऋण माफी योजना के तहत जिलों को मिले 1,830.3 करोड़। किसान
ऋण माफी योजना के तहत जिलों को 1,830.3 करोड़ रुपए अब तक वितरित किए गए हैं। इसमें से 6 जिले देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू और रांची के 100 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। इसमें सबसे अधिक पलामू को 151.51 करोड़ रुपए दिए गए हैं, देवघर को 137.56 करोड़, गढ़वा को 127.34 करोड़, हजारीबाग को 110.11 करोड़, रांची को 109.68 करोड़ और पूर्वी सिंहभूम को 106.27 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम में ग्राम संपत्ति पोर्टल क्यूआर कोड से मोबाइल पर सीधे मिलेगी विकास योजनाओं की जानकारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब विकास योजनाओं की पूरी जानकारी जनता सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेगी। डीसी कर्ण सत्यार्थी की पहल पर जिले में ग्राम संपत्ति पोर्टल शुरू किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता बढ़ाना है। पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी विकास कार्य या निर्माण योजना की स्थिति, प्रगति और संबंधित विभागीय जानकारी तुरंत देख सकता है। परियोजना स्थल पर लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मोबाइल पर योजना से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा नागरिक इस पोर्टल के जरिए अपनी राय, सुझाव या शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, जिससे संबंधित विभाग को तुरंत सूचना मिलेगी और त्वरित कार्रवाई संभव होगी। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि यह पोर्टल पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब जनता सीधे योजनाओं की निगरानी में भाग ले सकेगी और अपनी प्रतिक्रिया देकर उनकी गुणवत्ता सुधारने में योगदान दे सकेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नई या पूरी हुई योजनाओं के शिलापट पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी रेटिंग और फीडबैक जरूर साझा करें। पोर्टल की मदद से योजनाओं की मॉनिटरिंग अधिक सटीक और प्रभावी होगी। इसका उपयोग समीक्षात्मक बैठकों, निधि के खर्च की जांच और प्रशासनिक निर्णयों में भी किया जाएगा। जिले के विभिन्न विभाग जैसे जिला परिषद, भवन निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रामीण कार्य विभाग और विशेष प्रखंड नियमित रूप से अपने योजनाओं का डेटा पोर्टल पर अपडेट करेंगे। प्रत्येक अभियंत्रण विभाग को उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड दिया गया है ताकि वे समय समय पर योजना की प्रगति दर्ज कर सकें। अब तक पोर्टल पर कुल 1,141 योजनाओं की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इनमें से 468 योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, जबकि 673 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पोर्टल पर क्रियान्वयन विभाग, वित्तीय स्रोत, अनुबंध राशि, परियोजना का नाम, लागत, अवधि, ठेकेदार की जानकारी, लाभार्थियों की सूची और जियोटैग्ड लोकेशन जैसी सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी। भाजपा नेता रमेश सिंह को फिर मिली राहुल सिंह की धमकी, मैनेज करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। भाजपा नेता सह चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह को एक बार फिर से जान मारने की धमकी मिली है। अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से धमकी दी। इस बार राहुल सिंह ने कॉल कर धमकी दी। यह मामला 3 अक्टूबर सुबह करीब 10:30 बजे और 11 बजे की है। मोबाइल संख्या 828-748-0850 से रमेश सिंह को धमकी भरा कॉल आया है। इस मामले में रमेश सिंह ने सुखदेव नगर थाना में लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाया है। मैनेज किए बिना कोई काम नहीं कर पाओगे राहुल, सिंह ने कॉल कर बोला कि बहुत कमा रहे हो और काम भी कर रहे हो। हमको रंगदारी देना होगा, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। तुम्हारे हर काम पर हमारी नजर है। बिना हमको मैनेज किए कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हमारी बात नहीं माने और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम बहुत बुरा होगा। हमसे मिलकर रहो और गैंग को मदद करते रहो। पूर्व में भी 2 बार आ चुका है धमकी भरा कॉल। भाजपा नेता रमेश सिंह को 1 माह पूर्व भी पीएलएफआई के नाम पर धमकी भरा कॉल आया था। उस वक्त संगठन को मजबूत करने के नाम पर पैसा की मांग हुई थी। इस मामले में भी रमेश सिंह ने सुखदेव नगर थाना में लिखित शिकायत दिया था, लेकिन अभी तक उन दोनों मामलों में भी रांची पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि इस बार मिलाकर तीसरी बार रमेश सिंह को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। कांग्रेस ने जारी की जिलाध्यक्षों की सूची, कुमार राजा फिर से महानगर अध्यक्ष। कांग्रेस ने लंबे समय के बाद जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है।
शनिवार को जारी हुई सूची में दोबारा से कुमार राजा को रांची महानगर की कमान सौंपी गई है। वहीं ग्रामीण में बदलाव करते हुए सोमनाथ मुंडा को नई जिम्मेदारी दी गई है। कुमार राजा ने रांची महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष दूसरी बार बनने के लिए नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, के राजू जी और केशव महतो कमलेश का भी आभार व्यक्त किया है। महानगर कांग्रेस कमेटी की तत्काल टीम पर अपना विश्वास दिखाकर फिर से मौका देने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में कोशिश करूंगा कि जाने अनजाने जो कमियां और गलतियां रही हैं उन्हें सुधार सकूं। चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी मामले की सुनवाई अब 9 अक्टूबर को। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित चाईबासा के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में दर्ज मुकदमे की शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली तारीख 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है। झांत हो कि राहुल गांधी ने मुकदमे में ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट के लिए अदालत में धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया है। इस पर अदालत को शनिवार को फैसला सुनाना था। इससे पहले 22 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा, प्रणब दरिपा, मिली बिरुवा और सरस्वती दास ने पक्ष रखा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास व जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे। इस मामले को लेकर कांग्रेस समर्थकों और स्थानीय राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई है। राहुल गांधी के आवेदन पर अदालत का फैसला अहम माना जा रहा है। यदि अदालत उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देती है तो वे संसदीय व राजनीतिक कार्यक्रमों में बिना किसी बाधा के हिस्सा ले सकेंगे। वहीं यदि अदालत उनका आवेदन खारिज करती है तो उन्हें आगे की सभी सुनवाइयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता केशव प्रसाद महतो का कहना है कि कानून सबके लिए समान है, इसलिए राहुल गांधी को भी अन्य अभियुक्तों की तरह अदालत में उपस्थित रहना चाहिए। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस के एक कार्यक्रम में दिए गए उस भाषण से संबंधित है जिसमें उन्होंने कथित रूप से भाजपा नेता अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। बाद में यह मामला एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। अब सभी की निगाहें 9 अक्टूबर की तारीख पर टिकी हैं, जब अदालत राहुल गांधी के आवेदन पर अपना निर्णय सुनाएगी। धनबाद जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर डालसा की बैठक, सभी सीओ को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर धनबाद में शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष के आदेश पर डालसा सचिव मयंक तुषार टोपनो ने जिले के सभी 11 अंचल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जल स्रोतों, जलाशयों और प्राकृतिक जलधाराओं के संरक्षण पर विस्तृत चर्चा हुई। सचिव ने स्पष्ट कहा कि जल स्रोतों के अस्तित्व और संरक्षण को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई स्थानों पर जलाशयों और तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जा देखा जा रहा है, जिसे रोकना आवश्यक है। उन्होंने सभी सीओ को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में जल स्रोतों और जलाशयों की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराएं। यदि कहीं अतिक्रमण या अवैध गतिविधि पाई जाती है तो उसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएं, ताकि कानूनी प्रक्रिया से उसका निवारण किया जा सके। बैठक में अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि जल स्रोतों की सुरक्षा और उनके पुनरुद्धार की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। डालसा सचिव ने कहा कि जनहित और आने वाली पीढ़ियों की जरूरत को देखते हुए जल संरक्षण के लिए सभी स्तरों पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। पलामू एनपीयू का तृतीय दीक्षांत समारोह 6 को 72 स्टूडेंट्स को मिलेगा गोल्ड मेडल। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय एनपीयू मेदिनीनगर का तृतीय दीक्षांत समारोह 6 अक्टूबर को होगा। समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू,
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू सांसद वी राम और चतरा सांसद कालीचरण सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विवि प्रशासन के अनुसार दीक्षांत समारोह में इस बार 72 छात्र छात्राओं को 70 गोल्ड मेडल दिया जाएगा। प्रत्येक फैकल्टी के 5 टॉपर को विशेष मेडल मिलेगा। हालांकि अब तक 53 विद्यार्थियों ने ही समारोह में आने की हामी भरी है। इसके साथ ही कुल 1034 छात्र छात्राओं ने डिग्री के लिए पंजीकरण कराया है। गोल्ड मेडल पाने वाले छात्रों को राज्यपाल डिग्री प्रदान करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि कई छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगे। सुबह 11 बजे से शुरू होगा समारोह। कार्यक्रम का आरंभ सुबह 11 बजे होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम की तैयारी की है ताकि पूरा आयोजन सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। एनपीयू प्रशासन का कहना है कि समारोह में छात्र छात्राओं को अनूठे तरीके से सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। विशिष्ट परिधान में नजर आएंगे छात्र शिक्षक। कुलपति दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, विभागाध्यक्ष और पूर्व सदस्यों के लिए विशेष पोशाक, साफा, पगड़ी व अंगवस्त्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। रविवार तक जीएलआई कॉलेज के शिक्षा विभाग भवन में सुबह 10 बजे 30 मिनट से शाम 4 बजे तक पोशाक वितरण किया जाएगा। सहभागी छात्र छात्राओं के लिए भी इसी स्थल पर पोशाक वितरण की व्यवस्था है। गुमला में पति की बीमारी का फायदा उठा विवाहिता से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पति की बीमारी का फायदा उठाकर गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में चैनपुर थाना क्षेत्र के लोरोम्बा गांव निवासी 40 वर्षीय विवाहिता ने गुरुवार की रात थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति लंबे समय से बीमार हैं। इलाज के लिए वे बेटी के घर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर गांव के ही साधन साय नामक व्यक्ति ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चैनपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने तुरंत एक टीम का गठन किया। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। टीम ने छापेमारी कर आरोपी साधन साय को चैनपुर के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित अनुराग होटल से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी साधन साय को पूछताछ के बाद गुमला जेल भेज दिया है। रांची में तैयार हो रहे गोबर के दिए, कुम्हार परंपरा पर संकट। दीपोत्सव का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला है। अब घर आंगन में मिट्टी से बना टेराकोटा दिया ही नहीं, बल्कि गोबर से बने दियों की रोशनी से भी सजाई जाएगी। रांची के सुकुरहुटू और बोड़िया गांवों में इस समय दिन रात गोबर से दिए मशीन से बनाए जा रहे हैं। दीपावली तक कारीगरों ने 2 लाख दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। इस बार दियों की नई नई किस्में बाजार में उतारी जाएंगी, जिसमें कुम्हारों के चाक से मिट्टी से बने टेराकोटा दिए 100 रुपये सैकड़ा, फार्मा दिया 500 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये प्रति पीस, चाक वाला दिया 150 सैकड़ा, कलर फैंसी दिया 10 रुपये प्रति पीस मिलेंगे। खरीदारों के पास इस बार दियों का कलेक्शन और भी रंगीन होगा। कुम्हारों ने बताया कि अब मिट्टी आसानी से नहीं मिलती है। शहर होने के कारण जगह की भी दिक्कत हो रही है। धुआं और प्रदूषण के कारण पारंपरिक चाक की कला अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। सतीश प्रजापति बताते हैं, आज हालात यह हैं कि रांची में पारंपरिक चाक से बनने वाले दिए सिर्फ 1% ही बचे हैं। आने वाली पीढ़ी शायद इस कला को देख भी न पाए। शहर में मिट्टी, कोयला और लकड़ी नहीं मिल रही है। दिए बनाने में कमी होने के कारण अब चाक के स्थान पर मशीन से दिए तैयार किए जा रहे हैं। अब तो शहर में दिए बेचने के लिए ठाकुरगांव, नगड़ी, बोढ़िया, हरदाग, बलसगरा, पलामू और बंगाल से दिए मंगाने पड़ते हैं। दुर्गा पूजा में मूर्तिकारों और पंडाल कारीगरों को बारिश ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब कुम्हारों के लिए भी बारिश मुसीबत बन गई है। इसकी वजह से कुम्हारों को दिए बनाने में कठिनाई हो रही है। 20 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा,
लेकिन बारिश के कारण कुम्हारों के हाथों से बने दिए को सुखाने में दिक्कतें आ रही हैं। दिया घर में तो बनाया जा सकता है, लेकिन सुखाने में सबसे बड़ी परेशानी आती है। बारिश या नमी से कई दिए फट जाते हैं। पिछले साल दिए 100 से 120 रुपये सैकड़ा बिके थे। इस बार लागत और मेहनत बढ़ने से कीमत 150 से 200 रुपये सैकड़ा तक पहुंच सकती है। यानी बाजार में दियों का कारोबार इस बार करोड़ों रुपए का होने की संभावना है। एक ओर गोबर और मशीन से बने दिए बाजार में नई चमक लाएंगे, वहीं दूसरी ओर कुम्हारों की सदियों पुरानी परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। शहर में कभी हजारों कुम्हार परिवार दीपावली के समय चाक घुमाकर दिए बनाते थे। आज गिनती के ही कुम्हार इस धंधे में बचे हैं। दुमका में स्टेज प्रोग्राम करने हंसड़ीहा आई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार। दुमका जिले के हंसड़ीहा में स्टेज प्रोग्राम करने आई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। युवती देवघर की रहने वाली है। उसने घटना के संबंध में हंसड़ीहा थाना में लिखित शिकायत दी है। मिली जानकारी के अनुसार युवती देवघर में किराए के मकान में रहती है और स्टेज प्रोग्राम करती है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाने में दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि उसके साथ दुष्कर्म की वारदात 28 सितंबर को हुई है। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी सौरभ कुमार ने फोन कर प्रोग्राम करने की बात कहकर बुलाया था। सौरभ कुमार के साथ राजन राज और पारस राज यादव देवघर पहुंचे। तीनों सफेद रंग की आर्टिगा कार झारखंड 15 AF 4591 से आए थे। उनके साथ कार पर सवार होकर वह हंसडीहा पहुंची। वहां जाने पर उसने प्रोग्राम की तैयारी और डांस करने वाली अन्य युवतियों के बारे में पूछा। सौरभ ने बताया कि सामने वाले घर में 4 युवतियां हैं। जब वह उक्त मकान में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। करोड़ों खर्च, फिर भी नतीजा शून्य। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ विलुप्ति के कगार पर झारखंड न्यूज करोड़ों खर्च, फिर भी नतीजा शून्य। पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ विलुप्ति के कगार पर झरिया में प्रेम प्रसंग का विवाद सुलझाने गए। हवलदार पर हमला, टीओपी पर पथराव। झारखंड न्यूज झरिया में प्रेम प्रसंग का विवाद सुलझाने गए। हवलदार पर हमला, टीओपी पर पथराव। पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि तीनों युवकों ने उसे धोखे से हंसडीहा ले आए और कमरे में बंद कर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। तीनों युवकों ने वारदात के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं युवती का मेडिकल कराया गया। गुमला में जमीन विवाद, भाजपा ने सीएम से की कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गुमला के बड़ाइक मोहल्ला में रूपेश कुमार सिंह की जमीन पर अवैध रूप से स्थापित ताजिया को हटाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है। रूपेश कुमार सिंह की जमीन पर 5 सितंबर की रात कुछ लोगों ने ताजिया स्थापित कर दिया था। जमीन मालिक ने गुमला थाना में एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में जेएमएम जिला सचिव आरिफ अंसारी समेत 9 लोगों के नाम शामिल हैं। भाजपा ने राज्य सरकार से अवैध कब्जे की जांच कराकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। भाजपा ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। कहा है कि पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है। जरिया में प्रेम प्रसंग का विवाद सुलझाने गए, हवलदार पर हमला, टीओपी पर पथराव। जरिया थाना क्षेत्र के बस्ताकोला टीओपी क्षेत्र में शनिवार को प्रेम प्रसंग के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामला सुलझाने गए हवलदार ललित कुमार यादव पर प्रेमी नीतीश ने अचानक हमला कर दिया और उनकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद स्थिति और बिगड़ गई। नीतीश के परिजन और बस्ती के सैकड़ों महिला पुरुष टीओपी पहुंचे और पथराव करने लगे। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही जरिया इंस्पेक्टर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी शशि रंजन भी दल बल के साथ पहुंचे।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल से एक बाइक भी जब्त की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरगा नदी पर पुल बनाने वाले इंजीनियर पर गिरी गाज, चलेगी विभागीय कार्यवाही। गिरिडीह में अरगा नदी पर पुल बनाने वाले इंजीनियर मो अख्तर हुसैन पर गाज गिरी है। सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है। पथ विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक अभियंता मो अख्तर हुसैन ने अपने पदस्थापन काल में बौगी पथ परियोजना अंतर्गत गिरिडीह के फतेहपुर मोड़ में अरगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य में कर्तव्य के प्रति अनियमितता और लापरवाही बरती, जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया। मो अख्तर हुसैन के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस इकबाल आलम अंसारी को विभागीय जांच पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि मो अख्तर हुसैन 10 कार्य दिवस के अंदर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और उनके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।